नमस्कार साथियों, सलाम एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से लूसेंट का सेकंड पार्ट यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है साथियों कि जो लूसेंट का जो मैं पूरा निचोड़ आप लोगों को दे रहा हूँ, इसमें पूरा पूरा जो लूसेंट है उसको कवर करने वाला हूँ। तो आप सब इस चैनल में बने रहे ताकि आपको लूसेंट का पूरा पूरा कंटेंट आपको मिल पाए, ठीक है। क्योंकि बहुत बार होता है क्या साथियों कि हम लूसेंट को पूरा पूरा पढ़ नहीं पाते हैं, और जीके जीएस का जो पूरा जो पार्ट है ना साथियों, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन बनते हैं तो लूसेंट से बनते हैं, और जबकि हम लूसेंट को पढ़ते नहीं हैं। तो इसी के लिए मैंने आप लोगों को लूसेंट का जो पूरा जो निचोड़ है वो वीडियो के माध्यम से अलग अलग पार्टों के रूप में डिवाइड करके दे रहा हूँ, ताकि आप उनको पढ़ सके और सुन सके और आप अपने दिमाग में फिट कर सके, ठीक है। सो आज का जो पार्ट है, आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे साथियों। तो सिंधु सभ्यता की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कब 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व मानी जाती है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? तो आपके याद रखना, सिंधु सभ्यता की जो खोज है दयाराम शाहानी ने किया था। और सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया है, ठीक है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी को क्या कहा जाता था? द्रविड़ तथा भूमध्य सागरी कहा जाता था। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सुतका गेडोर एवं पूर्वी की अगर बात करें पूर्वी स्थल की, तो पूर्वी स्थल में है आलमगीरपुर, ठीक है। और उत्तरी स्थल की अगर हम बात करें साथियों, तो उत्तरी स्थल जो कि मादा जिला यानी कि अखनूर जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तथा दक्षिण की हम यहाँ पे बात करें तो दक्षिण में दायमाबाद जो यानी कि अहमदाबाद नगर यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। इसी में सिंधु सभ्यता का सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। ये क्वेश्चन कई बार बना है साथियों, और में बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो आपको याद रखना है नगरीय सभ्यता थी। तथा सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल छः को ही बड़े नगरों की संख्या दी गई है। कौन कौन सा? मोहनजोदाड़ो है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, गनवारी वाला, ठीक है, धौलावीरा और राखीगढ़ी एवं कालीबंगा, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ? गुजरात में खोजे गए, ठीक है। तथा लोतल एवं सुतका यानी कि सुतकोदा सिंधु सभ्यता का क्या एक बंदरगाह है, ठीक है। और जुते हुए खेतों एवं नक्शीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिलते हैं, ठीक है। तथा मोहनजोदाड़ो से प्राप्त अन्नागर संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, ठीक है। तथा मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिससे जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड जो कि 18.88 मीटर लंबा एवं 7.1 मीटर चौड़ा एवं 2.7 यानी कि 2.43 जो मीटर है वो गहरा है, ठीक है। तथा अग्निकुंड लोतल एवं कालीबंगा से प्राप्त होता है। अग्निकुंड जो है लोतल एवं कालीबंगा से प्राप्त होता है। तो मोहनजोदाड़ो की अगर बात करें तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक सील का 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है, ठीक है। तथा मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति भी मिली हुई है। तथा हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन भी मिलता है, ठीक है। तथा मन के बनाने के कारखाने लोतल एवं चंदोड़ों से मिलते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है, और यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी गई है। यह पॉइंट याद रखने
याद रखना है साथियों आपको कि यह जो लिपि थी कैसी थी, दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। ठीक है, जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों जब अभिलेख में एक से अधिक पंक्तियां होती थी तो पहली पंक्ति दाई से बाई ओर, यानी कि पहली पंक्ति जो है दाई से बाई ओर तथा दूसरी जो पंक्ति लिखी जाती थी बाई से दाई ओर लिखी जाती थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी तथा घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की किस ओर होती थी, सड़क की ओर ना होकर, सड़क की ओर ना खुलकर किस ओर खुलती थी, पिछवाड़ी की ओर खुलते थे तथा केवल लोथल नगर के घरों में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। ठीक है, इस पॉइंट को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि घरों के जो दरवाजे होते थे, घरों के दरवाजे की जो दरवाजे एवं खिड़कियाँ जो होती थी वो मुख्य सड़क यानी कि सड़क की ओर ना खुलकर किसकी ओर खुलते थे, पिछवाड़ी की ओर खुलती थी। ठीक है, जबकि खुलते थे। जबकि लोथल की हम यहाँ बात करें तो लोथल नगर के घर के दरवाजे हैं मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, तथा सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी साथियों गेहूं और जौ। ठीक है, सिंधोवासी मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे, शहद का इस्तेमाल करते थे तथा रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का क्या मिला, यहाँ पे प्रमाण मिला है। ठीक है, तथा चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं, लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तथा सुरकोतगा, कालीबंगा एवं लोथल के संदेवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। ठीक है, तथा तिल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में होती है। तिल की इकाई कितनी होती है, संभवतः 16 के अनुपात में होती है। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली गाड़ियाँ भैंसा गाड़ी का भी उपयोग किया था उन्होंने। ठीक है, इसी के बाद में हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे चर्चा करते हैं कि सिंधु यानी कि सिंधु काल के विदेशी व्यापारियों पे हम यहाँ पे नजर डालते हैं। तो उस समय तांबा जो है खेतड़ी एवं बलूचिस्तान ओमान से मिला है। ठीक है, उसके बाद में चांदी की हम बात करें तो चांदी का जो व्यापार है अफगानिस्तान ईरानी लोग करते थे। यहाँ से सोना की बात करें तो कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान, इसी में टीन की हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हो। तो टीन जो है अफगानिस्तान एवं ईरान में व्यापार होता था। ठीक है, इसी के बाद में गोमित की बात करें तो सौराष्ट्र हो गया, लाजवर्द जो कि मोटोपोटामिया है, मेसोपोटामिया है। ठीक है, इसी में सीसा की हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हो। तो सीसा जो है ईरान के जो लोगों के साथ में यहाँ पे व्यापार ज़्यादा हुआ है। ठीक है, इसी में मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। ठीक है, संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णित वर्ग के हाथों में हुआ था तथा पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। इस पॉइंट को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसको, पिंगट और हड़प्पा को। ठीक है, किसने कहा तो आपको याद रखना है मोहनजोदाड़ो की यानी कि जोदाड़ो की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। ठीक है, तथा वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी हिंदू सभ्यता से मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। तो स्वास्तिक चिन्ह की हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हो। तो इसकी जो देन अगर हम देखें तो ये है हड़प्पा सभ्यता की देन है तथा इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है तथा सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं तथा सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है तथा पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड हो गया इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। जो पशुओं की हम बात करें, पशुओं में कुब्बड़ वाला जो सांड था इस सभ्यता के लोगों के लिए सबसे विशेष पूजनीय माना जाता था। ठीक है, इस यानी कि स्त्री मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ आदि मिलने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता या समाज में मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, इसी के बाद में सिंधुवासी सूती एवं
ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। ठीक है, मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़वाना तथा पासा खेलना आदि आदि साधनों का प्रयोग ये लोग करते थे। ठीक है, इसी के बाद में हम सिंधु सभ्यता के लोगों की बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से कैसे रहे परिचित नहीं थे तथा कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका जिसका जो निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। ठीक है, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में ही प्रचलित थी। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी तथा शवों को जलाने के लिए जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं गाड़ना एवं जलाना दोनों प्रथाएं प्रचलित थी तथा हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। मतलब हड़प्पा में क्या थी, दफनाने की प्रथा प्रचलित थी तथा जो मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी तथा लोथल एवं कालीबंगा की हम बात करें तो इसमें संयम समाधियाँ मिली है। ठीक है, इसके बाद में सिंधु सभ्यता के निवासियों का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ है। यदि सिंधु सभ्यता का विनाश का अगर हमें बात कर सकते हो, सिंधु सभ्यता की विनाश का जो संभवतः सबसे प्रभावशाली जो कारण यहाँ पे हमें दिखाई देता है वो है बाढ़। ठीक है, तो आग में पकी हुई मिट्टी को क्या क्या कहते थे, टेराकोटा कहा जाता था। ठीक है, इसी के बाद में संभवतः मुख्य स्थल या नदी या उत्खननकर्ता एवं वर्तमान की स्थिति के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं साथियों। जो हड़प्पा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। ठीक है, इसके खोजकर्ता आपको याद रखना है दयाराम साहनी ने कब 1921 में किया था और यह जो स्थान है पाकिस्तान है मोंटगोमरी जिला में स्थित है। ठीक है, इसी में हम अगला यहाँ पे चर्चा कर सकते हो तो अगला है मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के तट पर है और राखलदास बैनर्जी ने इसका सन 1922 में स्थापना किया था और यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत जिले में स्थित है। ठीक है, इसी में हम चंदोड़ की बात करें तो चंदोड़ जो है सिंधु नदी के किनारे है और यह यानी कि गोपाल जमूदार ने सन 1931 में इसकी खोज किया था। ठीक है, तथा सिंध प्रांत जिला यानी कि अभी पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगन की हम बात कर सकते हो तो कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसकी स्थापना यानी कि इसकी जो खोज है बीबी लाल या एबी के थावर ने यानी कि बीबी लाल ने सन 1931 में किया था और यह जो है यह भी माफ कीजिएगा राजस्थान का होनागढ़ की जिले में स्थित है। ठीक है, इसमें कोटदीजी की हम बात करें तो कोटदीजी जो स्थान है सिंधु नदी के किनारे स्थित है जो कि फजल अहमद ने सन 1953 ईस्वी में इसकी खोज किया था। ठीक है, तथा सिंधु प्रांत का खेरपुर स्थान में स्थित है। ठीक है, तथा इसी में हम रंगपुर की हम बात कर सकते हो तो रंगपुर जो है यह जो है मादन नदी के किनारे स्थित है तथा रंगनाथ राव ने इसकी खोज किया था कब सन 1953-54 में। ठीक है, इसी में रोपड़ की हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हो तो रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है और इसका जो खोज किया था सन 1935 में यज्ञदत्त ने। ठीक है, लोथल की हम यहाँ पे चर्चा करें तो लोथल जो है भोगवा या रंगनाथ नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने किया था, रंगनाथ राव ने सन 1955 से 65 के मध्य में किया था और यह जो स्थान है गुजरात एवं अहमदाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, इसी में आलमगीरपुर की हम बात कर सकते हो तो आलमगीरपुर जो है हिडन नदी के किनारे स्थित है और इसका जो खोज है यज्ञदत्त शर्मा ने किया था कब सन 1958 ईस्वी में और यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। ठीक है, इसी में हम सुतका गेडोर की बात कर सकते हो तो सुतका गेडोर जो है दासक नदी के किनारे है और इसकी जो खोज किया था ऑरेंज स्टाइल ने किया था सन 1927-62 के दशक में और यह भी पाकिस्तान के मकरान के समुद्र तट पर स्थित है। ठीक है, इसी में हम नेक्स्ट अगला की अगर बात कर सकते हो तो बनवाली
जो है रंगोई नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? रंगोई नदी के किनारे स्थित है तथा रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज सन 1974 में किया था और यह हरियाणा का सिहार जिला में स्थित है। ठीक है, इसी में धौलावीरा की हम बात कर सकते हो तो धौलावीरा जो है रविंद्र सिंह विशिष्ट ने ही इसकी खोज किया था। कब? 1990-91 के दशक में, और यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, इसी में हम वैदिक सभ्यता की बात कर सकते हो तो वैदिक सभ्यता नेक्स्ट टॉपिक आता है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता का विभाजन दो भागों में हुआ है। पहला जो भाग है ऋग्वेद काल जो कि 19 यानी कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में, और नेक्स्ट अगला दूसरा है वैदिक काल यानी कि 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया था। आर्य सर्वप्रथम पंजाब में अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य की बात कर सकते हो तो आर्य जो है सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। और मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवासी मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। ठीक है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृति थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाइयाँ आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। कौन कौन सा? कुल, ग्राम, विश्व, राष्ट्र, जन। ठीक है, इसी के बाद में हम ग्राम के मुखिया की हम बात कर सकते हो। ग्राम के मुखिया एवं विश्व का जो प्रधान होता था विश्वपति कहलाता था तथा जन के शासक को राजन कहा जाता था। यानी कि जनता के जो शासक होते थे या यहाँ के जो शासक होते थे उसे क्या राजन कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। ठीक है, तथा सूत रत्कार तथा कसमंदी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे तथा इसकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूर्व दुर्गपति की हम बात करें साथियों, पूर्व दुर्गपति एवं दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे तथा वाजपति जो है गोपचर यानी कि गोचर भूमि का अधिकारी होता था। इसी में उग्र की बात कर सकते हो तो उग्र जो है अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था तथा सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। यानी कि सभा एवं समिति जो है राजा को सलाह देने वाली संस्था थी तथा सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों को यानी कि संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि सीमित सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व समिति जो है सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी तथा इसमें अध्यक्ष को इंसान कहा जाता था। ठीक है, युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा करता था तथा युद्ध के लिए गविष्ठित शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों, दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है तथा यह युद्ध परुसनी नदी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं दास जनों के बीच में लड़ा गया था जिसमें सुदास विजयी हुआ था। ठीक है, ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विख्यात है, 4 वर्णों में विभक्त थे। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था तथा ऋग्वेद में 10वें मंडल के सूक्तयुक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है। इनमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से तथा क्षत्रिय उनकी भुजाओं से तथा वैश्य उनकी जांघाओं से तथा शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। ठीक है, आर्य का समाज पितृ प्रधान था तथा समाज की सबसे छोटी इकाई कौन क्या कहलाती है? परिवार कहलाती थी तथा जिसका मुखिया कौन होता था? पिता होता था, जिसे कुल कहा जाता था। स्त्री इस काल में अपने पति के साथ में यज्ञ कार्य के लिए भाग लेती थी। ठीक है, इसी में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां
शिक्षा ग्रहण कर सकती थी तथा ऋग्वेद के लोप मुद्रा घोषा सिकता सिकता आपला एवं विश्वास जैसी जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। ठीक है, तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमजू कहा जाता था तथा आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था तथा यहाँ वनस्पति से बनाया जाता था। यह कैसे वनस्पति से बनाया जाता था तथा आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के स्रोतों का उपयोग करते थे। कौन कौन सा? एक बांस हो गया, अधिवास हो गया और एक उसनीस उसनीस अंदर अंदर पहनने वाले कपड़ों को क्या कहा जाता था? नीवी कहा जाता था। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था तथा आर्यों के मनोरंजन के लिए संगीत रथ दौड़ एवं घुड़दौड़ एवं दूध कीड़ा इत्यादि था। ठीक है, इसी में हम महत्वपूर्ण तथ्य पे हम पे चर्चा करते साथियों। तो दिशा एवं उत्तर वैदिक एवं राजाओं का कुछ नाम पे यहाँ पे चर्चा करते हैं। पूर्व प्रार्थी था तथा इसके सम्राट कहा जाता था। तो पश्चिम में स्वराष्ट्र कहा जाता था। उत्तर में दीक्षी को कहा जाता था, विराट कहा जाता था और मध्य में राजा को राजा कहा जाता था और दक्षिण में भोज को भोज ही कहा जाता था। ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था साथियों पशुपालन एवं कृषि था। ठीक है, मुख्य व्यवसाय की हम बात करें आर्यों का तो क्या था? पशुपालन एवं कृषि था तथा गायों को अध्ययन मारे जाने वाले योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था तथा गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। ठीक है, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा थी। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है साथियों कि आर्यों द्वारा खोजी गई कौन सी धातु थी? तो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहिनी अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पनी कहते थे। ठीक है, तथा लेने देने यानी कि देन लेन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी इस समय में भी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला जो व्यक्ति को वेकनाट कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता को मध्यस्थ यानी कि देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। क्वेश्चन इस पॉइंट को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि मनुष्य एवं देवता के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवताओं के रूप में अग्नि पूजा की जाती थी। निभाने वाले देवता के रूप में क्या करते थे? अग्नि की पूजा की जाती थी। ठीक है, तथा ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है तथा ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है, तथा उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक के समय राजसूर्य यज्ञ का अनुष्ठान करता था। ठीक है, तथा उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। क्या है? उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? सीरा और हल के रेखा को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था साथियों? सीरा कहा जाता था और उसमें जो रेखा खींची जाती थी रेखा को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में निष्क को शतमान मुद्रा की इकाई थी। ठीक है, तथा लेकिन इस काल में किसी खास भार आकृति और मूल्य के सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इस पॉइंट को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी लेकिन इस काल में किसी खास भार या आकृति एवं मूल्य के सिक्कों के प्रचलन की कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, तथा संख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है। कितने हैं मूल तत्व? 25 है। इनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव
मुंड सत्यमेव मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तथा इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, ठीक है। तथा गायत्री मंत्र जो है सवित्र नामक देवता को संबोधित किया है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कौसंबी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तथा महाकाव्य दो है, कौन कौन से? महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जयसी है। यह जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता, ठीक है। इसी में यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी माना जाता है, ठीक है। तथा गोत्र नामक संस्था का जन्म जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी में हम मुख्य दर्शन एवं उसके प्रवर्तक में भी उनका भी चर्चा कर लेते साथियों। तो इसमें दर्शक था चारवाक, प्रवर्तक किसका रहा? चारवाक, योग पतंजलि, सांख्यांक कपिल और न्याय गौतम एवं पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बंदरायन और वैश्विक कणद लालू था, ठीक है। ऋग्वेद की नदियों की हम यहाँ पे बात कर सकते हो। तो ऋग्वेद की नदियाँ प्राचीन नदियाँ और आधुनिक नाम यहाँ पे किया गया है। क्रूप का अभी जो आधुनिक नाम हुआ है यहाँ पे कुरुम, कुब्बा का भी जो नाम हुआ है काबुल, और विस्तता का नाम हुआ है जेलम, और इसका प्राचीन नाम था साथियों अस्किनी का जो आधुनिक नाम हुआ है चिनाव, परुसनी का रावी, चतुर्द्री का सतलज, विपाशा का व्यास, सदानीर का गंडक, द्रसद्वैती का घग्गर, गोमती का गोमल और स्वस्ति का स्वस्थ, ठीक है। इसी में हम नेक्स्ट अगला देखते हैं महाजनपद। यह पार्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों। इसमें हम कवर करते हैं 16 महाजनपदों को, ठीक है। तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईस्वी में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों भारत जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगूर निकाय से मिलती है। इसमें देखते हैं महाजनपद एवं राजधानी उसके क्षेत्र एवं आधुनिक स्थान पे हम चर्चा करते हैं। पहला है अंग जो है इसकी राजधानी थी चंपा और क्षेत्र था बंगला यानी कि बंगलपुर जो कि मुंगेर बिहार में स्थित है, ठीक है। मगध की हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हो। तो मगध जो था गिरिब्रज इसकी राजधानी गिरिब्रज यानी कि राजगृह थी, और यह अभी पटना एवं गया बिहार में स्थित है। काशी की हम बात करें, काशी जो है वाराणसी इसकी राजधानी थी, तथा वाराणसी के आसपास में उत्तर प्रदेश अभी हाल में यहाँ पे स्थित है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। वत्स की हम बात करें साथियों, तो वत्स जो है कौशंबी इसकी राजधानी थी, ठीक है, तथा इलाहाबाद के आसपास में स्थित है। इसी में वज्जी की बात करें तो वज्जी की राजधानी वैशाली थी, तथा यहाँ गुजम्परपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। कौशल की हम बात कर सकते हैं। तो कौशल जो है श्रवस्ती इसकी राजधानी थी, तथा फौजाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में यह स्थित है, ठीक है। अवंती की हम बात कर सकते हो। अवंती जो है उज्जैनी इसकी राजधानी थी, तथा मालवा यानी कि मध्य प्रदेश में यह स्थित है, ठीक है। मल्ल यानी कि इसके बाद में अगला देखें मल्ल की बात कर सकते हो। तो यह कुशावती इसकी राजधानी थी, तथा देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसी में हम पंचाल की बात कर सकते हो। तो पंचाल जो है अहिछत्र इसकी राजधानी थी, तथा बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में यह स्थित है, ठीक है। इसी में चेदी की हम बात कर सकते हो। तो चेदी जो है शक्तिमती इसकी क्या रही? राजधानी रही, तथा यह बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुरु की हम चर्चा कर सकते हो। तो कुरु जो है इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी, तथा आधुनिक दिल्ली यानी कि आधुनिक रूप से यह दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा क्षेत्र जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है, ठीक है। इसी में मत्स्य की हम बात कर सकते हो। तो मत्स्य जो है विराट नगर इसकी राजधानी थी, तथा जयपुर के पास में यानी कि राजस्थान में स्थित है, ठीक है। इसी में कंबोज की बात कर सकते हो। तो कंबोज इसकी राजधानी क्या रही? हटक रही, और यहाँ राजौरी एवं
हजारा क्षेत्र यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुरसैन की हम चर्चा करें साथियों तो सुरसैन जो है मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी राजधानी क्या रही? मथुरा रही। ठीक है। अशक की बात करें साथियों तो पटेली इसकी जो राजधानी थी तथा गोदावरी नदी क्षेत्र में यानी कि भारत का एकमात्र जनपद माना जाता है। ठीक है। इसी में गंधार की बात करें साथियों तो गंधार जो है तक्षशिला इसकी राजधानी थी तथा रावलपिंडी एवं पेशावर यानी कि पाकिस्तान में यह स्थित है। ठीक है। तो इसमें हमने चर्चा की साथियों 16 महाजनपदों में। इन 16 महाजनपदों के राजधानी एवं उनके जो क्षेत्र है उन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिए और उन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है। और अगर आप याद नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो को बार बार सुने ताकि आपके माइंड में वो जो नाम है ना बार बार सुनाई दे, जिससे कि आप बहुत ही अच्छा तरीके से और स्पष्ट तरीके से आप याद रख पाओगे। ठीक है। इसी में हम अगला चर्चा करते साथियों जैन धर्म पे। ठीक है। तो जैन धर्म की हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार की हम यहाँ पे बात करें तो वो कौन है? तो ऋषि भदेव है। ऋषि भदेव है, ये आपको याद रखना है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषि भदेव है तथा जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन है? परशुनाथ थे। ठीक है। परशुनाथ थे जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अशुसेन के कौन थे? पुत्र थे। इसी के बाद में हम अगला देखते हैं। इन्होंने क्या किया था? 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकार कर लिया था तथा इसके द्वारा दी गई शिक्षा हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना, इन प्रमुख 4 बातों पे इन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है। इसी में नेक्स्ट अगला है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकार हुए। ठीक है। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी में हुआ। 540 ईस्वी में कुंडन ग्राम यानी कि वैशाली में हुआ था। तो इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ यज्ञदत्त कुल के सरदार थे तथा इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला लिच्छवी जो कि राजा चेटक की बहन थी। ठीक है। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा एवं उसके पुत्र का नाम क्या था? अनुज प्रियदर्शी था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम याद रखना साथियों यदमान था। ठीक है। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद में महावीर को जंबिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल का वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ तथा इसी समय महावीर जिन आहत और निग्रहंत कहलाए महावीर ने अपना उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिया था तथा महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद यानी कि जामिल बने तथा प्रथम जैन भिक्षु की नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ठीक है। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी तथा महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। कितने? 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुदामा अकेला ऐसा गंधर्व था जो कि महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेराया मुख्य उपदेशक था। ठीक है। ये आपको याद रखना है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 1200 वर्ष यानी कि 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी एवं स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए तथा
भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत जो है श्वेतंबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदाय में बढ़ गया तथा स्थूलभद्र के जो शिष्य थे श्वेतंबर एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। जैन धर्म के त्रिरत्न थे एक संयुक्त दर्शन और श्यामक ज्ञान और एक श्यामक आचरण। इसी में हम अगले देखें साथियों, अगले पॉइंट देखें तो त्रिरत्न के अनुशीलन का निम्न पांच महाव्रतों का पालन अनिवार्य है, यानी कि अहिंसा, सत्यवचन, असत्य, अपरिग्रहण एवं ब्रह्मचारी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म को आत्मा की मान्यता, यानी कि आत्मा की मान्यता है, ठीक है। तथा महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मदा यानी कि कर्मवाद में विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। जैन धर्म के जो सद्भंगी ज्ञान के अन्य नाम जो है स्याद्वाद और अनेकवाद है, ठीक है। इसी में जैन धर्म ने अनेक आध्यात्मिक विचारों को संख्या दर्शन में ग्रहण किया है तथा जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। यानी कि उद्दायन वनराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल शासक भी इसका क्या रहा, मानने वाला, यानी कि इस धर्म को मानने वाला शासक था, ठीक है। इसी में हम अगले देखें साथियों तो सुमेर यानी कि मैसूर के गंगवंश के मंत्री जो कि चमुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया गया, यानी कि गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किया गया तथा खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदल शासकों द्वारा हुआ था तथा मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म की मथुरा जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था तथा मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है तथा जिन तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु जिन तीर्थकारों की जो जीवनी है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है, ठीक है। जैन धर्म के तीर्थकारों की जीवनी कहाँ मिलती है तो कल्पसूत्र में मिलती है, ठीक है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु से 468 ईस्वी में बिहार राज्य के पावनपुरी में हो गई थी तथा मल्लाराज स्मृतिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण किया हुआ था, ठीक है। इसी में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते साथियों। इसमें जो इनके जो तीर्थकार के नाम अलग अलग नाम एवं क्रम एवं प्रतीक चिन्ह अलग अलग हुए हैं। जो ऋषभदेव की बात करें, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह जो है सांड है। अजिंता यानी कि अजिंता का जो है द्वितीय में हाथी है। संभव द्वितीय का है घोड़ा है। संपर्श का है साथियों स्वास्तिक, ठीक है। शांति का है हिरण। नामी का है नीलकमल। अष्टनेमी का है शंख। परसे का है सर्फ और महावीर का है सिंह। महावीर का क्या है सिंह है, ठीक है। इसी में महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ निकल के आता है क्योंकि दो जैन तीर्थकार ऋषिभदेव एवं अरिस्टेमी के नाम का उल्लेख यानी कि ऋग्वेद में मिलता है तथा अरिस्टनेमी जो है अरिस्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है, ठीक है। इसी में हम अगला जो धर्म है बौद्ध धर्म पे हम कल के टॉपिक पे चर्चा करेंगे साथियों। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने पढ़ा
वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इस वीडियो को बार बार रिपीट करके सुनिए साथियों, ताकि आपके माइंड में वो शब्द अच्छे से बैठ पाए। सो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।